जय हिंद प्यारे साथियों, हर बार की तरह हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या हो एसआई या फिर यूपी ट्रिपल एस का कोई भी एग्जाम। सबसे बढ़िया तरीका नंबर बढ़ाने का प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, यही चीजें होती हैं। अपना सिलेबस कंप्लीट करो और इन चीजों में लग जाओ। पहले ही सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची क्या है। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब इतना पूछा जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो हमसे पूछ रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। सूर्य का पर्यायवाची, तो आप सूर्य का पर्यायवाची जानते हो, बोले कौन कौन से हो जाते हैं। आप कहोगे एक तो भानु हो जाता है, ठीक है, भानु हो जाता है ना। दिनकर हो जाता है, दिनकर, दिनकर हो जाता है। दिवाकर हो जाता है, दिवाकर हो जाता है, बोले ठीक है। और अंशुमाली हो जाता है, अंशुमाली, अंशुमाली हो जाता है, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क हो जाता है, अर्क हो जाता है। रवि हो जाता है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। और मैं बात करूं तो पतंग हो जाता है, पतंग हो जाता है। मारतंड हो जाता है, मारतंड हो जाता है, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। और मैं बात करूं आदित्य हो जाता है, आदित्य, आदित्य, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई, तो हमसे पूछे सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य का पर्यायवाची भास्कर नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, तेज भी नहीं होता, मारतंड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये भी सब जो यहाँ पर लिखे हैं मैंने, ये भी सब क्या होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहे हैं नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। क्या पूछा है, त्रुटिहीन, यानी उसमें त्रुटि नहीं है। त्रुटिहीन का मतलब है सही वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन का यहाँ पर मतलब है कि सही वाक्य कौन सा है ना। घुमा देता है कभी कभी, आपके दिमाग में आएगा त्रुटि है, त्रुटि है नहीं, त्रुटिहीन कौन सा है। तो कह रहा है मेरे घर के, पहला ऑप्शन है मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान है, एक पान, एक पान की दुकान कैसे हो सकती है भाई, ये सीक्वेंस खराब है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। मेरे घर के पास, ऑप्शन बी में कह रहा है मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, यहां पर भी एक पान की दुकान है। एक पान लेके कौन दुकान लगागा, कोई नहीं लगागा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, एक है यहां पर, तो पानों बहुवचन कैसे हो जाएगा, नहीं बनेगा, वैसे भी सीक्वेंस खराब है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये पेन नहीं है, ये पान होगा, यहां पर इसको पान कर लेना। पान की एक दुकान है, जो एक है ना वो दुकान एक है, लेकिन पानों की दुकान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। सीक्वेंस की वजह से तीनों ऑप्शन खराब हो गए। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए एक सही विकल्प चुनिए। अच्छा, ये कह रहा है हमसे कि इसमें जो हमें एक शब्द दिया गया है, क्या है, मच्छरदानी। इस मच्छरदानी का हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रत्यय, हमें प्रत्यय बताना है। ठीक है भाई, ये दिख रहा है आपको सही तरीके से, इतना बताओ। अब बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब देखो क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछा है। आप अच्छे से जानते हो प्रत्यय क्या होता है, तो आप कहोगे प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय वो होता है जो मूल शब्द होता है हमारा दोस्त, मूल शब्द होता है। उस मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। और इस मूल शब्द के आगे जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे यहां पर दिया है मच्छरदानी, क्या है, मच्छरदानी। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा मच्छर, तो ये बनेगा मच्छर और प्लस धन लगा के दानी, तो ये बनेगा मच्छरदानी। ये हमारा मूल शब्द है और ये क्या बनेगा, प्रत्यय बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रत्यय बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, दानी। जैसे यहां पर मैं बात करूं श्रृंगार दानी, श्रृंगार दानी, ठीक है भाई, श्रृंगार दानी, श्रृंगार दानी, इसको भी आप तोड़ोगे तो श्रृंगार अलग हो जाएगा, श्रृंगार अलग हो जाएगा और दानी अलग हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है दोस्त, दानी प्रत्यय है, जबकि श्रृंगार इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग का चयन कीजिए। इसमें क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है, इसमें उपसर्ग पूछा है, किसमें, उत्कर्ण में। उत्कर को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा उत हलंत के साथ और प्लस कण, प्लस कण। ठीक है भाई, ये हमारा मूल शब्द है और ये हमारा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। स्पीड से चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। देखना क्या करा है इसमें, छोटा कर लूं अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ठीक है, देखना क्या कह रहा है दोस्त इसमें। ये कह रहा है, हमसे कहा जा रहा है इसमें, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अधूरा उपन्यास तो आप जानते हो, जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। इनके और अगर मैं बात करूं, जिनके और इनकी रचनाएं या उपन्यास हो जाते हैं, जैसे गबन इनका हो जाता है, रंगभूमि हो जाता है, सेवा सदन हो जाता है, कर्मभूमि हो जाता है, कर्मभूमि 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 हो जाता है। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं, निर्मल हो जाता है, निर्मल या निर्मला बोलते हैं, निर्मला हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, कायाकल्प ये इनकी रचनाएं हैं, कायाकल्प हो जाती है। ठीक है भाई, कायाकल्प हो जाती है। और ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं हो जाती हैं प्रेमचंद जी की, जैसे दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, ये सब किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। लेकिन जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है, आप जानते हो मिश्र वाक्य क्या होता है। जब दो उपवाक्य उपवाक्य जब दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य। जैसे इसमें आता है, जैसे की, जैसे यहाँ पर की एक शब्द है, की शब्द जो है, जो वर्ण है ये वाला, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है ना। जैसे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे आप कहोगे ज्यों, फिर यहाँ पर वाक्य होगा, फिर यहाँ पर आएगा त्यों, है ना। ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों ठंड बढ़ती है, इस तरीके से यहाँ पर वाक्य होगा। तो ये दो वाक्य, एक वाक्य ये, एक वाक्य ये, किससे जुड़े हुए हैं, ज्यों और त्यों से। ठीक है भाई, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला करा मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये एक साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर कह रहा है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। आने से या जाने से, बाद और पहले, ये कोई समुच्चय बोधक शब्द नहीं होते, ये किसी को जोड़ते नहीं। फिर है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। जब कोई दो वाक्य और, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए इन शब्द से जुड़ते हैं तो वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। क्या है दोस्त, ये एक संयुक्त वाक्य है। जैसे दूसरा देखें लास्ट वाला, ज्यों ही वह घर से निकला, कोमा लगा है, त्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका सही अर्थ यह है कि ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। तो ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है ना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे मैं लिख दूं यहां पर, जैसा बोओगे, एक सेंटेंस हो जाएगा, वैसा काटोगे, वैसा काटोगे। तो एक वाक्य ये, एक वाक्य किससे जुड़े हैं, जैसा और वैसा से। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ जाता है या डिपेंड होता है तो वही हमारा क्या होता है, मिश्र वाक्य बन जाता है। ठीक है भाई, और उसमें की भी शामिल होता है, की, इसको भी आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला बिल्कुल सही है। अगले पर आ जाते हैं। इसमें क्या करें दोस्त, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम हमसे पूछा जा रहा है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम यानी उल्टा पूछा जा रहा है। तो उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो क्या हो जाता है भाई, निकृष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपसे पूछूं अनुज, जैसे आपसे पूछूं अनुज, अनुज का विलोम क्या होगा, अनुज का विलोम, अनुज का विलोम क्या बनेगा, तो अनुज का विलोम बनेगा अग्रज। क्या बनेगा, अग्रज बन जाएगा, है ना। इस तरीके से ही क्या है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव तो आप जानते हो, करुण रस का स्थायी भाव बनता है शोक। ये शोक है, यहां पर इसको शोक कर लेना, ये शोक है। ठीक है भाई, ये है शोक। ये उत्साह है, उत्साह किसका होता है, तो वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप कहोगे उत्साह बन जाता है। ठीक है भाई, रति, रति किसका होता है, तो आप कहोगे श्रृंगार का। किसका भाई, ये श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, यानी रसों का राजा।
हास्य, ये हास्य है ना, तो ये हास्य रस का स्थायी भाव क्या बनता है? हास। ये हास्य रस होता है तो इसका स्थायी भाव बनता है हास। ठीक है भाई, इसका स्थायी भाव हास बन जाता है। जैसे मैं कहूं, जैसे यहां पर शांत, शांत रस होता है, शांत रस, यहां पर अगर मैं लिख दूं शांत रस, तो शांत रस का स्थायी भाव बताओ क्या होगा? शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा बताओ जरा, क्या हो जाएगा, है ना? तो शांत रस का बनेगा निर्वेद। क्या बनेगा? निर्वेद। ठीक है भाई, बहुत पूछा जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये हमारा बन जाएगा निर्वेद। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका अगला, यानी सवाल नंबर अगला, देखना क्या करा है इसमें। ये दिख रहा है आपको? नहीं, छोटा तो नहीं ज्यादा। ये कह रहा है अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें आप देखोगे वो कह रहा है आंखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी कि अपने हरि को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, यानी वो दूर हैं, वो दूर हैं। जब दूर दूर होते हैं तो आंखें हमेशा तरसती हैं मिलने के लिए। कैसे रहे रूप रस साची, कैसे रहे हम उसके बिना, ये कहना चाह रहा है। तो जब कहीं पर ये ऐसा आपको भाव हो पड़ के कि कहीं दूरियां बन रही हैं, कहीं दूरियां बन रही हैं, तो वहां पर क्या होता है? वियोग हो जाता है। वहां पर क्या होता है? वियोग होता है। जब नायक और नायिका के बिछड़ने का भाव होता है तो वहां पर वियोग होता है। और श्रृंगार का जो श्रृंगार रस होता है, इस श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा बन जाता है वियोग श्रृंगार। कौन सा? एक बनता है लास्ट वाला वियोग। संयोग में हमेशा मिलने की बात होती है, जब नायक और नायिका मिलते हैं तो मिलने की बात होती है। जबकि जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं, जब बिछड़ते हैं तो इनके बिछड़ने की बात किस पर होती है? वियोग में होती है। तो यहाँ पर ये बिछड़े हुए हैं तभी तो दर्शन करने की बात हो रही है, ये यहाँ पर बिछड़े हुए हैं तभी तो दर्शन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? वियोग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। तो वियोग श्रृंगार रस बन जाएगा। हरि क्या है भैया? अखियां क्या है? हरि के दर्शन की भूखी हैं, यानी उनको देखना चाह रही हैं, वो कहीं दूर है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? कह रहे हैं हमसे किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो आप कहोगे वो कुंडलिया हो जाता है। कुंडलिया। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसमें आप कहोगे दोहा प्लस रोला। दोहा और रोला से मिलकर कुंडली का निर्माण होता है। इसके क्या होता है? दोहा जो होता है उसके दो चरण होते हैं, इसके क्या होते हैं? दो चरण होते हैं। ठीक है भाई। और रोला के चार चरण होते हैं। कितने? चार चरण, चार चरण होते हैं। ठीक है भाई, ये बात। दो चरण रोला के, दोहा के लिए लिए जाते हैं, और चार चरण रोला के लिए लिए जाते हैं, और इन दोनों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? कुंडलिया का। और कुंडलिया का प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है? समान होता है, एक जैसा होता है। रोला में आप जानते हो 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होते हैं? इसके पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, और इसके दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। यानी दो का धोखा, दो का दोहा, दोहा मतलब दो का धोखा, देने थे 13, दिए कितने? 11, तो दो का धोखा मतलब दोहा। सोठा क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है। इसके सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि इसके दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है भाई। सोठा यानी शोर मच गया, देने की बात करी थी 11 और दी कितने? 13, तो शोर मच गया यानी सोठा हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कहना चाह रहा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे वस्त्र बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, आभूषण या विशिष्ट। तो आप कहोगे आभूषण बोलते हैं। इसका अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण होता है। और जो वर्ण होते हैं, वर्ण ये दो चीजों से मिलकर बनते हैं। किस किस से? आप कहोगे स्वर, ये दो प्रकार के हो जाते हैं, और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलकर क्या बनता है? वर्ण बनता है। जैसे बड़ की मैं बात करूं, यहाँ पर कै, कै। अब कै को आप तोड़ोगे तो ये बनेगा हलंत के साथ कै प्लस आ इसमें छुपा हुआ होता है। ये हमारा व्यंजन होता है, ये व्यंजन होता है। जबकि ये जो आ होता है ये स्वर होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। और वर्ण जो होता है ये वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है भाई, सबसे छोटी ध्वनि या इकाई इसको बोलते हैं।
अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, उपर्युक्त अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हमेशा अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो आप कह दोगे वो होता है यमक अलंकार। यहां पर आप देखोगे तीन बेर यहां पर आया है और तीन बेर यहां पर आया है, दो जगह आया है। यहां पर तीन बेर मतलब फल की बात हो रही है, यहां पर फल की बात हो रही है तीन बेर, और यहां पर काउंटिंग की बात हो रही है, यहां पर गिनती की बात हो रही है, गिनती गिनती। ठीक है भाई, गिनती की बात हो रही है, यानी तीन बार हमने वो खाए हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अनुप्रास में क्या होता है? इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, इसमें वर्णों की आवृत्ति, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। श्लेष में क्या होता है? श्लेष में एक ही शब्द आता है और उस एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं बात करूं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द आया है वो तीन बार आया है और पानी का अर्थ हमेशा अलग अलग है, एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग है सबके, तो वहां पर क्या बनेगा? श्लेष अलंकार बन जाएगा। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखने क्या कह रहा है। ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल क्या है भैया? चित्रकला की, ताजमहल चित्रकला का अद्भुत नमूना है, ताजमहल शिल्प कला का अद्भुत नमूना है, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, या ताजमहल मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। तो आप कहोगे ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल, सॉरी सी, बी नहीं सी बिल्कुल सही है। शिल्प नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा? स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विपरीत शब्द चुनिए। कृपण का विपरीत, कृपण आप जानते हो, कृपण किसको बोलते हैं? कृपण बोलते हैं कंजूस को, कंजूस। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और एक होता है कृपाण। कृपाण किसको बोलते हैं? चाकू या तलवार को, तलवार, चाकू या तलवार को हम क्या बोलते हैं? कृपाण बोलते हैं। वो कृपाण होता है, ये कृपण है। कृपण बोलते हैं कंजूस को। इसका उल्टा जो बनेगा तंगदिल, कंजूसी, उदार या उधार। तो उदार जो होता है इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है, उदार इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। तो कृपण का विलोम बनता है उदार। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना शब्द का समानार्थी, ये अंगना है और इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। स्त्री होता है क्या? पल्लू होता है क्या? गांव होता है या आंगन होता है? स्त्री नहीं होता, पल्लू नहीं होता, गांव नहीं, आंगन होता है। और आंगन की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है आंगन, आंगन में चंद्रबिंदी लगती है। ठीक है भाई, ये इसकी सही स्पेलिंग है, इसको देख लेना। तो अंगना का शाब्दिक अर्थ या कह सकते हो समानार्थी जो शब्द होता है वो आंगन होता है। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? हंस पत्रिका किसने लिखी है, ये बात कहना चाह रहे हैं हंस के। तो हंस जो लिखी है आप कहोगे प्रेमचंद जी से ने लिखी है, निर्मला धर्मवीर भारती आज्ञा, नहीं भाई, इसका आंसर बनेगा प्रेमचंद। और प्रेमचंद जी ने ये लिखी थी 1930 में। और ये कहां से प्रकाशित हुई है? अगर मैं प्रकाशन की बात करूंगा, प्रकाशित की अगर मैं बात करूं कि ये कहां से प्रकाशित हुई है, तो आप कहते हो बनारस से, बनारस। ठीक है भाई, बनारस। ठीक है, बनारस जिसको बनारसी बोलते हैं। तो बनारस से हुई थी कब? 1930 में। और हंस पत्रिका लिखी थी। प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास, बताओ कौन सा है? अभी मैं आपको पीछे करा के आया था, ये आप मुझे कमेंट कर देना। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कवि कौन है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कवि कौन है? तो राष्ट्रीय कवि आप जानते हो क्या? हरिवंश राय बच्चन है? नहीं भाई। सुमित्रा नंदन पंत है? नहीं भाई। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही उत्तर है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है
है ना, जिन्होंने साकेत करके एक रचना लिखी है, इनकी रचना का नाम है साकेत। साकेत इनकी रचना का नाम हो जाता है, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। और पंचवटी इनकी रचना का नाम हो जाता है। ये दोनों इनकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है ना भाई। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, नहीं भाई, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो मैथिली शरण गुप्त क्या है भैया, एक राष्ट्र कवि है। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं प्रेम सागर किसकी कृति है? कृति किसकी कृति है? कृति का अर्थ होता है रचना, कृति का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ रचना। तो ये कहना चाह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है। तो आप जानते हो प्रेम में आदमी लल्लू बन जाता है, लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। प्रेम में आदमी क्या बन जाता है? लल्लू बन जाता है। सदा सुखलाल सदल मिश्र इंशाअल्लाह नहीं। अगले पर आते, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी शब्द किस कारक में है? आप जानते हो कारक कितने होते हैं, तो आप कहोगे कारक होते हैं 8, और कारक 8 होते हैं तो इनकी विभक्ति, इनकी जो विभक्ति होती हैं वो भी कितनी होती हैं? 8 हो जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण संबोधन, ये सब जो मैंने बोले हैं ये 8 कारक हो जाते हैं, और 8 के 8 की विभक्ति भी अलग अलग होती है। जैसे करण है, करण से ये माध्यम को दर्शाता है, आप जानते हो माध्यम को दर्शाता है ना। संप्रदान के लिए इसके लिए विभक्ति आती है के लिए। संबंध का की के आता है, का की के रा री रे, ये आती है इनकी विभक्ति। अधिकरण के अंदर मैं पर ऊपर आता है, मैं पर ऊपर, और यहां पर समय का बोध भी होता है, यहां पर समय का बोध भी होता है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, क्या आया है? पर आया है, पर बैठे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, अधिकरण हो जाएगा। जैसे मैं 5 मिनट में आया, मैं 5 मिनट बोलते हैं ना, मैं 5 मिनट में आया, ठीक है। यहां पर समय का बोध भी हो रहा है और यहां पर मैं भी है, इस वजह से इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, ठीक है भाई, अधिकरण इसके अंदर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें देखना, इसमें कह रहे हैं हमसे कह रहे हैं जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो आप जानते हो जिसकी पूर्व से आशा नहीं की हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। जिसको मापा ना जा सके अपरी में हो जाएगा। अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत बोलते हैं। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बढ़िया से क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।